मैं परंपरा हूँ। आधुनिकता से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, न ही कोई शिकायत है। मेरी तो बस इतनी सी चाहत है कि वह मेरी थोड़ी सी कद्र करे, अपने निर्णयों में मेरी भी थोड़ी सलाह ले ले। मैं मना नहीं करूँगी, बस मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। उसमें और मुझ में बस फ़र्क इतना है कि वह उठा हुआ कदम है तो मैं रखा हुआ कदम। आज मैं जिस मोड़ पे हूँ, कल उसे भी यहीं आना है। तब मेरी पीड़ा का एहसास उसे होगा। हाँ। तो विद्यार्थियों, आज हम इसी परंपरा और आधुनिकता के बीच टकराव, या यूं कहें नई और पुरानी पीढ़ी के बीच विचारों के टकराव पर आधारित एक बड़ी ही संवेदनशील कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सिल्वर वेडिंग, और इसके रचनाकार हैं सुप्रसिद्ध कथाकार मनोहर श्याम जोशी। तो आइए आनंद लेते हैं इस कहानी का। तो आइए पढ़ते हैं सिल्वर वेडिंग। यह कहानी आपके पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 में संग्रहित है। इसके लेखक हैं मशहूर कथाकार मनोहर श्याम जोशी। इसे पढ़ने के पहले जान लेते हैं कि सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है। यह एक ऐसा आयोजन होता है जिसे विवाहित व्यक्ति अपने विवाह के 25 वर्ष पूरे होने पर मनाते हैं। इसे अंग्रेजी में सिल्वर वेडिंग भी कहते हैं। कहानी पढ़ने से पहले आइए लेखक के परिचय के बारे में जान लेते हैं। मनोहर श्याम जोशी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, जनवादी विचारक, फिल्म पटकथा लेखक, उच्च कोटि के संपादक, कुशल प्रवक्ता तथा स्तंभ लेखक थे। दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों बुनियाद, नेताजी का हिंद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग आदि के कारण वे भारत के घर घर में प्रसिद्ध हो गए। उनका जन्म 9 अगस्त 1933 अजमेर राजस्थान में हुआ था और उनकी मृत्यु 30 मार्च 2006 दिल्ली में हुई थी। अब इस कहानी को पढ़ने से पहले जान लेते हैं इसके कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं जिनके आधार पर यह कहानी आगे बढ़ेगी। यशोधर पंत कहानी के मुख्य पात्र हैं। यह परंपरा, संस्कार और मानवीय मूल्यों के पक्षधर हैं। कृष्णानंद पांडे उर्फ किशन दा उनके आदर्श हैं। यशोधर बाबू की पत्नी बच्चों की तरफदारी करती है। पहला पुत्र भूषण है। यह एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है, स्वार्थी प्रवृत्ति का है। दूसरा पुत्र दूसरी बार आईएएस की तैयारी कर रहा है। तीसरा पुत्र स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। एकमात्र बेटी है जो मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहती है। चड्ढा व मेनन यशोधर बाबू के ऑफिस के सहकर्मी हैं। चंद्रदत्त दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा, व्यवहार में धृष्ट है। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। अब देखें इस कहानी के क्रमिक बिंदु, घटना, संवाद और पात्रों के माध्यम से। इन बिंदुओं के आधार पर हम इस कहानी को क्रमिक रूप से पढ़ेंगे। पहला यशोधर बाबू, दफ्तर और व्यवहार। दूसरा दफ्तर से घर तक की यात्रा। तीसरा परिवार से मतभेद के बिंदु। चौथा यशोधर बाबू के आदर्श, कृष्णानंद पांडे, किशनदा। पांचवा यशोधर बाबू का अंतर्द्वंद या दुविधा। छठवां संबंधों के प्रति संवेदनशीलता। सातवां बच्चों से अपेक्षा। और आठवां यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग। कहानी शुरू होती है यशोधर बाबू के दफ्तर से। यशोधर बाबू सरकारी ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर हैं। वे समय के पाबंद हैं। काम के लिए ज़रूरत पड़ने पर वे देर तक भी खुशी खुशी बैठते हैं। वे अपने कर्मचारियों की थकान मिटाने के लिए कोई मनोरंजक बात कह देते हैं। यह आदत उन्हें अपने आदर्श कृष्णानंद पांडे उर्फ किशन दा से परंपरा में मिली है। उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं कि जो उनके अंदर कर्मचारी काम करते हैं वो सहजता से और प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न मन से करें। इसलिए वह विनोदी स्वभाव के कारण ऐसी बातें कह देते हैं जिससे वो सुनकर प्रसन्न हो, उनकी थकान मिट जाए। यशोधर पंत बहुत ही गंभीर, काम के प्रति ईमानदार और मिलनसार व्यक्ति हैं। वे कई बार छोटे कर्मचारियों की गलत बात को भी हंसी में उड़ा देते हैं।
बात बात में पता चलता है कि आज उनकी शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं और आज उनकी सिल्वर वेडिंग है। असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए लड़के चड्ढा ने बदतमीजी की, फिर भी यशोधर बाबू ने उसकी दृश्यता को अनदेखा कर दिया। यशोधर बाबू ने सभी कर्मचारियों को सिल्वर वेडिंग की चाय पिलाई। यहाँ जो चड्ढा है उनकी घड़ी को लेकर के वह पुरानी है, उनकी हंसी उड़ाता है, उनका मजाक उड़ाता है। और एक दूसरा कर्मचारी है मेनन, जो उनसे अच्छे से व्यवहार नहीं करते, धृष्टता के साथ बदतमीजी के साथ व्यवहार करते हैं। यह एक तरह से समाज में आए जीवन मूल्यों के क्षरण की तरफ, हाशिए पर जा रहे जीवन मूल्यों की तरफ इशारा करती है। दूसरा, दफ्तर से घर तक की यात्रा। अपने कार्यालय से यशोधर बाबू घर की तरफ जब जाते हैं तो पैदल ही आजकल आने जाने लगे हैं। उनके बच्चों को साइकिल से आना जाना अच्छा नहीं लगता और वो कार अफोर्ड नहीं कर सकते, वो स्कूटर उन्हें बेहुदा सवारी लगती है, इसलिए वो पैदल ही आते जाते हैं। दफ्तर से आते समय वे प्रतिदिन बिरला मंदिर जाने लगे हैं। वहाँ वे कोई प्रवचन सुनते हैं या प्रभु का ध्यान करने लगते हैं। बच्चों और पत्नी को यह बात बहुत अखरती है। उनका मानना है यशोधर बाबू की उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, वो बूढ़े नहीं हुए हैं, इसलिए उनका ध्यान इस सब में नहीं करना चाहिए। लेकिन यशोधर बाबू ये सोचते हैं कि घर जाने पर पत्नी और बच्चों से बातचीत में वाद विवाद होगा, विचारों की टकराहट होगी, अशांति होगी, इसलिए वो इससे बचना चाहते हैं और बिरला मंदिर, प्रवचन सुनने या इसी समय लोगों से मिलने जुलने में इस समय का इस्तेमाल करते हैं ताकि कम से कम घर वालों से सामना हो। बिरला मंदिर से पहाड़गंज आते समय वे घर के लिए साग सब्जी खरीद लेते हैं। किसी से मिलना भी हो तो वे इस समय मिलते हैं। घर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते ताकि वहां जाकर संध्या वंदन करके खाकर वो सो जाएं और घर के लोगों से कम बात हो, विचारों की टकराहट, वाद विवाद कम हो, इसलिए वो बचते हैं और शांति की तलाश के उपाय करते हैं। देखें, परिवार से मतभेद के बिंदु। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनके पत्नी और बच्चों से क्या टकराहटें होती हैं बातों की, वो क्या सोचते हैं। कई वर्षों से यशोधर बाबू पत्नी और बच्चों से छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर मतभेद होने लगा है। अब बड़ा लड़का भूषण उन्हें एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी करता है, 1500 प्रति मासिक वेतन पाता है, जितना उन्हें इस समय नहीं मिलता। वो सोचते हैं कि रिटायरमेंट की उम्र तक के समय उन्हें जो वेतन मिलता है, उनका एक बेटा जो साधारण प्रतिभा का होते हुए असाधारण वेतन कैसे मिलता है। उन्हें यह बातें समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं। दूसरा बेटा आईएएस की एलाइड सर्विसेज ज्वाइन नहीं करना चाहता, वह दूसरी बार तैयारी करता है। वो सुझाव देते हैं कि ज्वाइन करके पुनः तैयारी करे, लेकिन वो अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ है। ये बातें यशोधर बाबू को ठीक नहीं लगती। तीसरा बेटा अपनी मर्जी से स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। वे अपनी एकमात्र बेटी की शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती। प्रत्येक वर्ग के प्रस्ताव को वह अस्वीकार कर चुकी है और बार बार धमकी देती है कि वह मेडिकल के पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाएगी। यशोधर बाबू को अपने बच्चों की तरक्की पसंद तो है, परंतु उन्हें कभी कभी अनुभव होता है कि यह खुशहाली किस काम की जो अपनों में भी परायापन पैदा कर दे। पत्नी का आधुनिक बनना उन्हें पसंद नहीं। वह मातृसुलभ विवस्था में बच्चों की तरफदारी करती है, आधुनिक कपड़े पहनती है, आधुनिक रहन सहन अपनाती है। यशोधर बाबू का मानना है कि उम्र के साथ उसे शिष्टता से रहना चाहिए, शालीन कपड़े पहनना चाहिए। लेकिन पत्नी का कहना है कि संयुक्त परिवार में जब वो दिल्ली नहीं आई थी तो उसकी इच्छाएं दबी रह गई थीं। जिठानियों और घर के बड़े बुजुर्गों के सामने उसे पर्दे में रहना पड़ा था। वह अपनी इच्छाएं अब पूरा करना चाहती है। उनकी पत्नी और बच्चे स्वतंत्र हैं। उनकी पत्नी कहती है कि तुम्हारी बातें बाबा आदम के ज़माने की हैं, हम उन्हें उसी सीमा तक मांगेंगे जितना हमें सुविधा होगा, जितना हमें सुविधा होगी। इन्हीं बातों को लेकर परिवार में उनका मतभेद और विचारों का टकराव चलता रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की कहानी में बस इतना ही।
आगे आप सोचते रहिए कि यशोधर बाबू क्या क्या सोचते हैं, उन्हें कौन कौन सी बातें परेशान करती हैं और कैसी होगी उनकी सिल्वर वेडिंग पार्टी। यह जानने के लिए देखिए सिल्वर वेडिंग पार्ट 2। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।